नाज़रीन, दुनिया में खलबली मची हुई है और इस वक्त बहुत सारे ममालिक आपस में राब्ते भी कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, नए नए अलायंसेस भी बन रहे हैं। गोया पूरी दुनिया जब रीशेप हो रही है। नया ऑर्डर क्या होगा, कौन से मुल्क किसके साथ चलेंगे, नई करेंसी क्या होगी, ट्रेड किन ममालिक के साथ होगी, नई दुनिया का वॉरफेयर सिस्टम क्या होगा। यूक्रेन की जंग ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस लगा दी और यह भी बताया है कि आने वाली जंगों के अंदर जो ड्रोन वॉरफेयर है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होने वाला है और दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो अल्टीमेटली गजा से निकलनी है। गजा मोरालिटी का भी इस वक्त मरकज है और मिडिल ईस्ट है उसका इस्तेहकाम जो वो सारी दुनिया का इस्तेहकाम है। अगर मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज होता है तो फिर इसके असरात पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर होंगे और मिडिल ईस्ट का जो इस्तेहकाम है वो टिका हुआ है सारा फलस्तीन के तनाज़े के ऊपर। अगर फलस्तीन का तनाज़ा अल्टीमेटली जाकर हल नहीं होता और इसराइल को लगाम नहीं बांधी जाती तो फिर पूरा मिडिल ईस्ट बगैर किसी डाउट के डिस्टेबलाइज हो जाएगा और इसके असरात जो वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेंगे। तो इस तनाजुर के अंदर दुनिया मुलाकातें भी कर रही है। दुनिया में एक एक मुलाकात जो इस वक्त हो रही है उसमें से गजा माइनस नहीं है, उसमें से मिडिल ईस्ट जो है वो माइनस नहीं है और चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो। और यूरोप की हुकूमतों के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि पहले वो बोल नहीं रही थी और अब जो है वो खुद जब जुल्म को मान रहे हैं तो फिर अमली इकदाम क्यों नहीं उठा रहे और सैंक्शन जो है वो इसराइल के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रेशर जो है वो इसराइली गवर्नमेंट्स के ऊपर कायम है। ये भी आपके सामने रखेंगे। यमन के मुसलसल हमले जो है वो इसराइल के अंदर डेली लाइफ जो है वो उसको इंटरप्ट कर रहे हैं और यूक्रेन जो है वो इस वक्त लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं उनका इंतजार कर रहा है क्योंकि लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल का इंतजार किया जा रहा है। जो ही ये लॉन्ग रेंज हमले रशिया के अंदर शुरू हो जाएंगे जो कि बाइडेन के आखिरी टाइम में शुरू होने लगे और उस वक्त रशिया ने कहा था कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे अगर डीप इनसाइड रशिया अटैक किया गया, लेकिन फिर वो मामला वहीं पर रुक गया था और ट्रंप के आने के बाद वो सीज फायर की तरह मामला चल गया। लेकिन अब वो सूरत हाल वहीं पर आकर खड़ी हो गई है और अगर लॉन्ग रेंज यूक्रेन को मिलते हैं तो लास्ट टाइम इस पर रशिया का ये रिएक्शन था कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की तरफ जाएंगे। तो वहां पर मामला जब इस तरह से खराब हो रहे हैं, तमाम तर ताजा तरीन सूरत हाल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और चाइना का एक फड्डा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया से एक पोर्ट उन्होंने ली थी, अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसको वापस लेना चाहता है। हालांकि वो 99 ईयर की लीज पर थी लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको वापस लेना चाहती है और चाइना ने कहा कि अगर उसने जबरदस्ती वापस लेने की कोशिश की तो यहां पर मामला जो है वो खराब हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि नहीं हम तो लेंगे। तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो हैरान कुल लेवल के ऊपर कॉपरेशन हमें नजर आ रहा है, हमें अलायंसेस नजर आ रहे हैं, बड़े इंटेंस लेवल के ऊपर ये एफर्ट्स है वो की जा रही हैं और उसका पीछे मरकज है वो गजा है और यूक्रेन की जंग है क्योंकि इसने दुनिया के तमाम सिस्टम्स को हिला कर रख दिया। चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो रिलेशंस हो, एक एक चीज को हिला कर रख दिया और दुनिया बदल रही है, सिस्टम्स गिर रहे हैं। तो दुनिया देख रही है कि आगे कैसे चलना है और अमेरिका जो है वो एशिया में आ रहा है। अमेरिका एशिया में आ रहा है चाइना से लड़ने के लिए और इसलिए एशिया बहुत बड़ा मैदान जंग बन रहा है। तो मशरिक जो है वो इंटेंस लेवल के ऊपर एफर्ट्स कर रहा है। अगले ये जो साल होगा, इस साल के इख्तिताम पर दुनिया और बहुत बदल चुकी होगी। आप जरा अंदाजा करें कि 2022 में यूक्रेन जंग से पहले दुनिया क्या थी, फिर 7 अक्टूबर के वक्त दुनिया क्या थी और आज कहां पर खड़ी है। इसलिए आने वाले ये जो 6 महीने हैं इस साल के इख्तिताम तक और बहुत बड़ी तब्दीलियां जो है वो आ चुकी होंगी और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स एक साल मजीद जारी रहे तो बहुत अनइमेजिनेबल लेवल के ऊपर डिस्ट्रक्शन भी आएगी और तब्दीलियां भी आएंगी। अब जरा एक एक करके वाकयात देखते जाइए। एक तो यहां पर बड़ी हिस्टोरिक मीटिंग हुई है, गेम चेंजर है और स्ट्रेटेजिक हवाले से इसकी बहुत अहमियत है। आप इसको एक न्यू इरा कह सकते हैं। आसियान के कंट्रीज, चाइना और गल्फ कंट्रीज, इनकी ट्रायलैटरल मीटिंग हुई है। यानी आसियान की कंट्रीज जो हैं साउथ ईस्ट एशिया के, जिसमें 10 मुल्क हैं, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे मालिक जो है इसके, फिलिपाइन इसके अंदर शामिल है। और ये मीटिंग जारी बात है चाइना ही ने करवाई है, चाइना ही सबको करीब लेकर आ रहा है। और इस वक्त आप देखिए चाइना यानी साउथ एशिया में है, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उन सब के साथ चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं। वियतनाम अभी दौरा हुआ, मलेशिया के साथ जबरदस्त ताल्लुकात, इंडोनेशिया के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उन्होंने पहला दौरा जो वो चाइना का किया है। थाईलैंड के साथ, कंबोडिया, लाओस, इनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात जो वो चाइना के और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो साउथ एशिया में चीन है, साउथ ईस्ट एशिया में है और मिडिल ईस्ट के अंदर जो बैटल है वो ऑलरेडी जारी है चाइना के इन्फ्लुएंस की। तो चाइना इन तमाम रीजन्स को, इन तमाम ममालिक को इकट्ठा कर रहा है क्योंकि अमेरिका से लड़ना है और अमेरिका वो सदियों पुराना उसूल है डिवाइड एंड रूल वाला। जितने ये ममालिक डिवाइडेड होंगे, आपस में लड़ाइयां होंगी, उतना इजी होगा इनको एक्सप्लॉइट करना। अगर ये आपस में मिल जाएंगे, इत्तेहाद बढ़ेगा तो फिर इनमें पेनिट्रेट करना, इनको एक्सप्लॉइट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप जरा देखें कि वहां साउथ ईस्ट एशिया से, यानी वो ऑस्ट्रेलिया से पीछे
और यहां मिडिल ईस्ट तक, ये तमाम ममालिक, इनको जो है वो चीन इकट्ठा लेकर आ गया। साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ और साउथ एशिया में ऑलरेडी वो मौजूद हैं। तो ये ट्राइलेटरल समिट जब यहां पर हुआ है। आसियान रिगार्ड्स चाइना एज अ वैल्यूड फ्रेंड, आसियान रिगार्ड्स चाइना एज अ वैल्यूड फ्रेंड। Malaysia PM says ahead of landmark trilateral summit, the landmark inaugural trilateral summit between ASEAN, the Gulf Cooperation Council, ये सारे गल्फ कंट्रीज इसमें आते हैं, एंड चाइना, ये एक टर्निंग पॉइंट है। और यहां पर एक नए इत्तेहाद की, अब देखिए गल्फ जो है वो कब जाकर इंगेज किया है इन तमाम ममालिक के साथ, तो बेसिकली चाइना दरमियान में ब्रीच है और चाइना ये एफर्ट इसलिए कर रहा है कि अब चूंकि अमेरिका के साथ लड़ना है, एक एक मुल्क जो है वो एक एक रीजन में ये लड़ाई जो है लड़ी जाएगी और इस लड़ाई का हम आगाज ऑलरेडी देख चुके हैं, वो शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब आगे देखिए कि मॉस्को के अंदर बड़ी हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। ईरान, नॉर्थ कोरिया और यूएई इनके हाई प्रोफाइल जो डेलीगेशंस हैं वो मॉस्को पहुंच रहे हैं और ईरान, नॉर्थ कोरिया, यूएई और रशिया की एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो मॉस्को के अंदर होने जा रही है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स will join North Korea and Iran at a high-level intelligence and security meeting in Moscow, attended by Putin's top security aide Sergei Shoigu। अब ये जो सर्जाई शोगो हैं ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर है और उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं, यानी बहुत ही करीबी तरीन शख्स और कई साल तक ये डिफेंस मिनिस्टर रहे। तो ये इसमें शामिल होंगे रशिया की तरफ से और नॉर्थ कोरिया, ईरान और यूएई के हाई लेवल डेलीगेशंस वहां पर पहुंच रहे हैं। टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी मॉस्को के अंदर मौजूद हैं और प्यूटन के साथ उनकी मुलाकात हुई है जिसमें बुनियादी तौर पर यूक्रेन डिस्कस हुआ है, लेकिन मिडिल ईस्ट डिस्कस हुआ है, गजा डिस्कस हुआ है और सीरिया डिस्कस हुआ है। किसी भी मीटिंग से गजा माइनस नहीं है। प्यूटन एंड टर्किश फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस यूक्रेन पीस एफर्ट्स। रशिया ने कहा है कि हम यूक्रेन टॉक्स जो है वो इस्तांबुल के अंदर करना चाहते हैं। रशिया ने इसमें बिल्कुल जो है वो अपनी रजामंदी दिखाई है। तो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर जो है वहां पर मुलाकातें कर रहे हैं। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त ओमान पहुंचे हुए हैं। ईरान प्रेजेंट इन ओमान एज यूएस न्यूक्लियर टॉक्स प्रोग्रेस। अब आप देखेंगे दुनिया में कितने बड़े वाकयात हो रहे हैं और किस लेवल के ऊपर ये एफर्ट्स की जा रही हैं। इसके साथ आप देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है जिस वक्त एक रेजिस्टेंस का सिंबल बन गई है, ट्रंप इकदाम उठा रहा है। अभी नई ट्रंप ने जनाब अनाउंसमेंट ये की है कि वो तमाम जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स है हार्वर्ड के साथ वो कट करने जा रहा है, हर तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट खत्म करने जा रहा है। और इसके फौरी बाद चाइना से फिर स्टेटमेंट आ गई है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। एचके एजुकेशन ब्यूरो एक्सटेंड सपोर्ट टू हार्वर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेक्टेड बाय यूएस बैन। और ये सारा किस लिए? और गजा की जंग इसका पीछे यानी कि वजह क्या है? गजा की जंग, एंटीसेमिटिज्म का इल्जाम है और सारी एड जो है वो कट की जा रही है। और चाइना जो है वो हार्वर्ड स्टूडेंट्स को कह रहा है कि आप हमारे पास आए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशंस हो रही हैं वो चाइनीज यूनिवर्सिटीज ही के अंदर हो रही हैं। सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर चाइना ही इस वक्त पब्लिश कर रहा है ग्लोबली। तो ये चाइना बुला रहा है, यानी कोई ऐसा मुल्क नहीं बुला रहा कि जो अहमियत नहीं रखता। ये चाइना बुला रहा है जो इस वक्त इनोवेशन का हब बन चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को चाइना डेफिनेटली अट्रैक्ट करने जा रहा है। और इसके अलावा यूरोप ने भी अपने दरवाजे खोल रखे हैं। और फिर आप देखिए ईरान जो है वो एशिया पैसिफिक काउंसिल है, इसका मेंबर बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल इंडोर्स ईरान मेंबरशिप इन एशिया पैसिफिक एक्रीडेशन कॉर्पोरेशन। द अप्रूवल मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेप in Iran's efforts to strengthen its ties with regional organizations and enhance its role in global accreditation। अब आप देखिए कि ईरान की जो सारी पॉलिसी है वो यही है कि अपनी आइसोलेशन को खत्म किया जाए, ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। तो इजराइल और वेस्ट ने पूरी कोशिश की कि ईरान को आइसोलेशन के अंदर रखा जाए। उसके हमसाए उससे ऑयल नहीं खरीद सकते, वो बाकी जगहों से महंगा ऑयल खरीदेंगे लेकिन ईरान से नहीं खरीद सकते। तो ये ईरान का मुख्तलिफ रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ अलायंसेस हैं, उनका हिस्सा बनना ये बहुत मुस्बत इकदाम है और ईरान की ताकत का और फतह का सबूत है कि वो ईरान को आइसोलेट करना चाहते हैं और ईरान मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का और रीजनल जो अलायंसेस हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, इकोनॉमिक फोरम्स हैं, उनका जब हिस्सा बन रहा है। इसके साथ क्या हुआ है कि ईरान ने न्यू ड्रोन जो है वो अनवील किए हैं, गार्डियंस ऑफ ईरान स्काइज इनको नाम दिया गया है। ईरानियन आर्मी अनवील्स नेक्स्ट जनरेशन VTOL ड्रोन फ्लीट। ये डिजाइन किए गए हैं फॉर मल्टीपल मिलिट्री एप्लीकेशंस। These drones underscore Iran's ongoing push for self-sufficiency in unmanned aerial system। ये इस बात का सबूत है कि ईरान जो इस वक्त सबसे ज्यादा अपना फोकस कर रहा है ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर। और यूक्रेन के अंदर ड्रोन्स की अब तक की सबसे बड़ी बैटल देखी गई है। अब तक की सबसे बड़ी बैटल जो है वो ड्रोन की यूक्रेन में देखी गई है। और उसमें यूक्रेन वेस्ट के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था और साथ टर्की के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था। और रशिया जो है वो
ईरान के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था। तो भरपूर ड्रोन की लड़ाई वहां पर लड़ी गई है और ईरानियन ड्रोन जो है वहां पर गालिब रहे हैं। ईरान के कमांडर कह रहे हैं कि इस वक्त अर्जेंट नीड है कि हम इन्वेस्ट करें इन एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड सच एज माइक्रो एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, अनमेन्ड सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एडवांस टेक्नोलॉजीज और बाकी इसके अंदर हमें अर्जेंट इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है और हमारा फोकस यहां पर होना चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, यमन जो है उसके हमले इसराइल के ऊपर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसराइलियों को रोजाना सुबह शाम जंग की हिद्दत बहरहाल महसूस हो रही है। सुबह शाम उनको शेल्टर्स में जाना पड़ता है। अगर यमन इस वक्त हमले ना कर रहा होता तो इस वक्त आप देखें दुनिया में कौन है इसराइल पर जो हमला कर रहा है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है इस वक्त पूरे प्लेनेट पर जो इसराइल पर हमला कर रहा हो। तो ये यमन ही है जो जितना भी इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है वो यमन ही कर रहा है। हेरेड्स क्या हेडलाइन लगा रहा है, द हुतीज आर नॉट अ शॉर्ट आर इंटरटेनिंग स्टोरी। ये महज कोई स्टंट नहीं है कि बस यमन आया, उसने 2-4 हमले किया और निकल लिया। नहीं, दे कंटिन्यू टू लॉन्च मिसाइल्स एट इजराइल एंड डिसरप्ट द डेली लाइव्स ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। ये कोई महज स्टंट नहीं है जो यमन ने यहां पर किया है, बल्कि परसिस्टेंस के साथ यमन हमले कर रहा है और डेली लाइफ जो है वो इजरायली सेटलर्स के मुतासर कर रहा है। तो ये एक मुसलसल इंपैक्ट है, एक प्रेशर है जो यमन जो है वो मेंटेन रखे हुए। और इस वक्त जैसे रिपोर्ट में हमने आपके सामने रखा कि इजरायली लॉबी जो है वो प्रेशर डाल रही है ट्रंप पर को दोबारा से यमन पर हमला करे, लेकिन कुछ भी उनको अचीव नहीं हुआ और ना दोबारा अचीव होने वाला है। गजा के नॉर्थ के अंदर एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है जिसमें इजराइल की कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन अभी तक इजरायली मीडिया के मुताबिक इसकी सारी डिटेल्स नहीं बताई गई हैं। अ सिक्योरिटी इंसिडेंट अकर्ड इन नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप एंड द ऑक्यूपेशन सेंसरशिप प्रिवेंट्स द पब्लिकेशन ऑफ द डिटेल्स। अभी तक सारी डिटेल जब नहीं बताई गई, लेकिन कैजुअलिटीज वहां पर हो रही हैं। इसके साथ साथ दुनिया में यह हो रहा है कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं वो शदीद प्रेशर में हैं कि वो इजराइल के साथ जो अपने एग्रीमेंट्स हैं उनको खत्म करें, सैंक्शन लगाएं, अमली इकदाम उठाएं, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर यूरोप अमली इकदाम उठाता है तो इजराइल ये जंग जारी नहीं रख सकता है। अभी भी यूरोप से सपोर्ट इजराइल को आ रही है। अगर दो टोक अंदाज में इजराइल को कहा जाता तो ये जंग रुक चुकी होती या अमली अगर इकदाम उठाए जाते। अब मिसाल के तौर पे देखिए, इटली के साथ जो इजराइल का डिफेंस पैक्ट है 2003 के अंदर हुआ था और 8 जून को वो एक्सपायर होने जा रहा है। तो अंदर से शदीद प्रेशर इटालियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आ रहा है कि ये एग्रीमेंट जो है ये रीन्यू नहीं होना चाहिए। इटालियन जूरिस्ट warn Meloni government to terminate Israel Defense Pact, calling on to denounce the memorandum of understanding on military and defense cooperation with Israel, which is set to renew on June 8th for another 5 years, and threatening legal actions if the government failed to do so. इसको रिन्यू नहीं होना चाहिए और अगर किया गया तो फिर लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लोग वो गवर्नमेंट्स के ऊपर मुसलसल प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे हैं। अब देखें इटली की जो पब्लिक पोजीशन है उसमें तो वो कंडेम कर रहे हैं, फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। तो यहां पर ये एग्रीमेंट्स खत्म होने चाहिए, जंग रुक जाए तो फिर दोबारा रिन्यू करना है या जो भी करना है, लेकिन ये चाहे तो जंग रुकवा सकते हैं। तो इनके चेहरे और ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, इनकी मुनाफिकत जो है और ज्यादा एक्सपोज हो रही है। और यरूशलेम पोस्ट क्या लिख रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट करने जा रही है जो वक्त की जरूरत बन गया है ट्रंप इंतजामिया के लिए। यरूशलेम पोस्ट, ट्रंप लेज आउट न्यू मिडिल ईस्ट विजन फ्रॉम सीज फायर टू रीजनल पार्टनर। मजबूरी बन गई है सीज फायर करना, जितना डिले करेगा उतना ट्रंप इंतजामिया नुकसान उठा रही है। हम नहीं कह रहे, यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इवॉल्विंग मिडिल ईस्ट पॉलिसी हाईलाइटिंग द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल वेस्टर्न इंटरवेंशन टुवर्ड फॉस्टरिंग रीजनल पार्टनरशिप, डिप्लोमेसी एंड सस्टेनेबल पीस। वो पॉलिसी जिसमें वेस्टर्न मुदाखलत नहीं बल्कि एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क जो है वो तश्कील दिया जा रहा है और ये सीज फायर के बगैर आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ये मजबूरी बन गया है, यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है। अल अरेबिया न्यूज, सऊदी अरेबिया का जो मीडिया है, जर्मनी के हवाले से क्या लिख रहा है, जर्मनी शिफ्ट्स टोन ऑन इजराइल ओवर मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक्स इन गाजा। जर्मनी शिफ्ट टोन्स, ये सऊदी अरेबिया का मीडिया लिख रहा है। तो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स पर भी प्रेशर है और यूरोप की जो गवर्नमेंट्स है उन पर भी प्रेशर है, लेकिन अभी तक वो नाकाफी है इजराइल को रोकने में। अच्छा, इसके साथ देखिए एक एड का जो मामला चल रहा है उस पर सब ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए और एड में इजराइल उसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है, एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है। पहले उसने एड रोक कर रखी, अब एड जो वो गजा में दाखिल हो रही है, लेकिन वो भी एज अ वेपन इस्तेमाल हो रही है। एड का दाखिला भी एज अ वेपन इस्तेमाल हो रहा है। वो कैसे? अभी कुछ देर पहले इजरायली आर्मी ने जो है वो एड सेंटर्स डिक्लेयर कर दिए हैं, यानी गजा के अंदर एरियाज डिक्लेयर कर दिए हैं कि इन एरियाज के अंदर एड डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसका मकसद यह है कि फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना, यानी उन्होंने साउथ में बेशतर जो है वो एड सेंटर्स कायम किए हैं। तो देखें, लोग तो भूख से मर रहे हैं,
अब उनको एड लेनी है, तो एड लेने के लिए जब उनको पता चल जाएगा कि वहां साउथ से एड मिल रही है, तो नॉर्थ वाले साउथ में आएंगे या नहीं आएंगे, वो डिस्प्लेसमेंट करने का ये प्रॉपर वेपन है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। और एड थोड़ी है, एड बहुत थोड़ी जब डिलीवर की जा रही है, और उससे ये हो रहा है कि वहां पर लूट मार और हॉरिफिक मनाजिर जो वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत थोड़ा खाना है और जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो बड़े ही दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं, पहले एड ना होने की वजह से और अब थोड़ी एड की वजह से। और जहां पर लोग मौजूद हैं वहां पर उनको डिलीवर नहीं की जा रही, जो कि की जा सकती है, लेकिन एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहां पर भी फिर वही खबर है कि चूंकि हमास जब एड छीन लेती है तो इसलिए हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। आईडीएफ ओपन्स न्यू एड सेंटर्स इन गाजा मार्किंग एंड ऑफ हमास रूल। इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच का बयान देखिए, द स्टार्ट ऑफ एड डिस्ट्रीब्यूशन टुडे इज अ टर्निंग पॉइंट इन द वॉर एंड विल अचीव विक्ट्री एंड डिस्ट्रॉय हमास। अब आप देखें ना कि ये तो एड ही के खिलाफ थे ये सारा टोला, और आज ये कह रहा है कि ये एड दाखिल हो रही है और हम खुद कर रहे हैं, और इसका नतीजा हमास के खात्मे और डिस्ट्रक्शन और फला फला में निकलेगा। उसको प्रॉपर वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। द इजरायली आर्मी डिटरमिन्स द एरियाज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एड इन द गाजा स्ट्रिप। यूएन सेज इट इज अनश्योर हाउ मच एड हैज बीन डिलीवर्ड इनसाइड गाजा बाय इजरायली बैक्ड लॉजिस्टिक ग्रुप्स। यूनरवा बेसिकली एक लेजिटिमेट इदारा है जिसने एड डिलीवर करनी है, लेकिन वो यूनरवा को खत्म करने में लगे हुए हैं, और ये इजरायली बैक्ड कोई इदारा है जो ये कर रहा है, एड डिलीवर कर रहा है, और यूनाइटेड नेशन को नहीं पता कि कितनी एड जा रही है और कहां पर जा रही है। तो ये एक सारा जो नेतन्याहू का खास बंदा है दरमर, वो आज वाशिंगटन पहुंच रहा है और विटकॉफ के साथ उसकी मुलाकात होने जा रही है। इसके साथ खबर यह है कि इजराइल और सीरिया की लीडरशिप की डायरेक्ट टॉक्स हुई हैं, और बताया जा रहा है कि कई राउंड हुए हैं सीरिया और इजराइल के, और ये बस मतलब सीरिया की जो मौजूदा लीडरशिप है ना ही वो हतमी है ना ही वो परमानेंट है, वो खुद अभी पता नहीं सीरिया का किस तरह मामला जाते हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन तो भूल जाए ना कि वो नहीं होने वाली है। तो बहरहाल ये मुलाकातें हो रही हैं। यूके के जो ट्रेड इनवॉय हैं वो इजराइल पहुंचे और शदीद तनकीद इस वक्त हो रही है। यूके इजराइल ट्रेड विजिट रेजेस क्वेश्चंस अमिड गाजा जेनोसाइड। यूके ने एक पोजीशन भी ली है, ट्रेड टॉक्स भी कैंसिल किए, लेकिन उसके बावजूद यूके के जो ट्रेड इनवॉय हैं वो इजराइल पहुंचे हैं, तो क्रिटिसिज्म और हो रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो यूक्रेन है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल का जब इंतजार कर रहा है, और चूंकि रिस्ट्रिक्शन जब वो खत्म कर दी गई हैं, और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो ही पहुंचेंगे, अगर वो रशिया के अंदर हमले शुरू कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी एस्केलेशन होगी, जिस पर लास्ट टाइम रशिया ने कहा था कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन वेट फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल टू स्ट्राइक हार्ट ऑफ रशिया। हार्ट ऑफ द रशिया को हिट करने जा रहा है यूक्रेन, लॉन्ग रेंज मिसाइल डिलीवर होने जा रहे हैं। और फिर फाइनेंशियल टाइम क्या लिख रहा है, यूक्रेन्स ड्रोन वॉर एक्सेलरेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन्स रेस। मैंने आपको बताया कि ये दो जंगें जो है वो बिल्कुल सब सारी चीजें बदलने जा रही हैं, वॉरफेयर सिस्टम भी बदलने जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस जो है इस वक्त लग चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो वेपन्स हैं वो आने वाली जंगों में आपको नजर आएंगे, और उसका बहुत सारे तजर्बात इस जंग में हुए हैं। ये बहुत सारे नए वेपन्स की तजर्बागाह भी थी ये वाली जंग, और कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि मिलियंस ऑफ लोग उनकी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं यूक्रेन वॉर में। और इसमें अल्टीमेटली वो अमेरिका जब मिनरल्स भी ले गया और उसने सारा मलबा भी यूक्रेन के ऊपर डाल दिया, और ज़ेलेंस्की जो एक मस्खरा है, अब उसकी देखें आप, इतना खूबसूरत मुल्क जो है वो तबाह हो चुका है, और सारा भी हो सकता है कि वो रशिया के हाथ में चला जाए। अब वो कह रहा है लॉन्ग रेंज, भाई लॉन्ग रेंज हिट करेगा तो क्या जंग ही बढ़ेगी ना, इसमें यूक्रेन अल्टीमेटली को फाते तो यूक्रेन नहीं होने वाला ना, सिर्फ जंग ही एस्केलेट करेगा इस तरह के इकदाम से। तो ये ज़ेलेंस्की को अभी भी समझ नहीं आ रही है। और रशिया का बड़ा सख्त रिएक्शन आया, जर्मन चांसलर ने जो अनाउंस किया है कि वो तमाम रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। रशियाज लेवरोव कॉल्स जर्मन चांसलर ओवर लॉन्ग रेंज फायर कमेंट्स। तो ये एक बड़ी संजीदा और संगीन मामलात हैं जिस तरफ दुनिया जा रही है। इस वक्त की ताज़ा तरीन ये सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।